टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 100 वोल्ट लैंप इज कनेक्टेड टू ऑपरेट 250 वोल्ट, ठीक है, 250 वोल्ट सप्लाई। द वैल्यू ऑफ एडिशनल रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड सीरीज विल बी। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारे पास लैंप है, लैंप जिसकी रेटिंग कितनी है, 100 वॉट की है और वोल्टेज रेटिंग कितनी है, 100 वोल्ट की है। तो इसको हमें जब 100 वोल्ट की वोल्टेज रेटिंग है तो इस पे हमको चलाना है इसको 250 वोल्ट पे। तो 250 वोल्ट पे चलाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को ऐड करना होगा, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये हमारा लैंप है, ठीक है, और इसकी रेटिंग कितनी है, 100 वॉट और वोल्टेज रेटिंग 100 वोल्ट है। और यहाँ पे हम दे रहे हैं 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। तो ये जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नली लगा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए रेटिंग निकाल लेते हैं, हमारे लैंप के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या है, पावर क्या होती है, वी स्क्वेयर बाई आर। जब रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हो जाएगा वी स्क्वेयर बाई पी, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ रखेंगे हम, तो वी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 100 × 100 अपॉन पावर है 100, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 100 ओम। ये जो लैंप है इसका रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम, ठीक है। तो इसकी पावर है 100 वॉट और रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। तो इसमें फ्लो होने वाली करंट निकल जाती है यहाँ से, ठीक है। और वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है। तो हम करंट निकालेंगे डायरेक्ट यहाँ से V बाय आर करके। तो I इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 100/100 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। मतलब हमारा जो लैंप है उसमें मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट फ्लो हो सकती है। लेकिन जो हमने यहाँ 250 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया है और सर्किट की करंट कितनी है, 1 एम्पियर है, ठीक है। तो जो सर्किट का टोटल ड्रॉप कितना होगा, हमारे सोर्स के इक्वल टू होगा। तो सर्किट का टोटल ड्रॉप निकाल लेते हैं हम। सर्किट का टोटल ड्रॉप कैसे निकालेंगे, आर एक्सटर्नल प्लस में ये रेजिस्टेंस से हो गया, दोनों सीरीज में है, 100 इंटू करंट कितनी है 1 इज इक्वल टू 250 वोल्ट, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा 250 माइनस 100। तो आर एक्सटर्नल हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 150 ओम। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, 150 ओम। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे करंट और इसकी वोल्टेज रेटिंग दी है 100 वॉट और वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, ठीक है। तो जब हम 250 वोल्ट यहाँ पे लगाएंगे 250 वोल्ट, तो 100 वोल्ट तो रेटेड वोल्ट किसमें कंजप्शन हो जाएगा, हमारे लैंप में हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉप हो जाएगा 100 वोल्ट का, बचा कितना 150 वोल्ट बचा। और हमारा रजिस्टर करंट कितना है, 1 एम्पियर है। तो उसको डायरेक्ट 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 150 ओम। तो एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, 15 ओम एंड 5 ओम, ठीक है। एक 30 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 15 का है और एक 5 ओम का है। कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है। जब तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में कुछ इस टाइप से कि 30 से ज्यादा होगा, 30 और 15 के बीच में होगा, 15 और 5 के बीच में होगा, या 5 से कम होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं पहले। ये हमारा सर्किट कुछ इस टाइप से होगा, तीनों कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। ये 30, ये है 15 और ये है 5, और यहाँ से हमको निकालना है आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसको निकालते हैं हम, जो 1/R इक्विवेलेंट, जब इकट्ठे रेजिस्टेंस निकालना तो 1/30 प्लस 1/15 प्लस 1/5, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, 6 तो 8 और 1 9, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9/30, या इसको हम लिख सकते हैं 30/9, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.33 ओम, ठीक है। ये हो गया आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको हमने ऊपर लेके आ 30/9 कर दिया तो आर इक्विवेलेंट हो गया। तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आया इस सर्किट के लिए वो हो गया 3.33 ओम, जो कि वैल्यू है लेस देन 5 ओम से, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट होगा ऑप्शन होगा डी,
लेस देन 5 एम्पियर। तो हम यहाँ एक बात और समझ लेते हैं कि जब भी हम किसी पैरेलल सर्किट की बात करेंगे, तो यहाँ पे तो 3 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ कितने भी रेजिस्टेंस हो, तो जब हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है हमारे सर्किट में, उससे हमेशा कितना आएगा? कम आएगा, उससे हमेशा कम आएगा। और जब हम सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मान लो सीरीज सर्किट है, यहाँ भी हम सेम रेजिस्टेंस ले लेते हैं 30, 15 और 5, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जो सीरीज में, वो हमेशा जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रेजिस्टेंस विद सिल्वर कलर बैंड टॉलरेंस द टॉलरेंस इज, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से होता है कि ये एक रेजिस्टेंस है, तो इन पे इनकी वैल्यू डिसाइड करने के लिए कलर से ऐसे बैंड बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट बैंड होता है वो टॉलरेंस को दिखाता है। टॉलरेंस बोले तो मान लो कि ये रेजिस्टेंस कितने का है? 1000 ओम का है। ठीक है, तो ये परफेक्ट 1000 का नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ एरर्स होती है इसकी, इसमें वैल्यू में। तो इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं? इसके पीछे जो लास्ट वाला बैंड होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टॉलरेंस, हमारा कि टॉलरेंस कितना होगा। तो ये कलर कोड के हिसाब से होते हैं। तो जो हमारा गोल्ड कलर का यदि टॉलरेंस होता है, किस कलर का? गोल्ड, इसमें टॉलरेंस होता है +- 5%। ठीक है, और सिल्वर का होगा तो होता है +- 10%। और इसके बाद नो कलर, और जब भी बैंड नहीं होता है, यहाँ कोई कलर नहीं होता, तो उसके लिए होता है +- 20% का। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस टाइप से समझते हैं कि मान लो हमारा 1000 रेजिस्टेंस की वैल्यू निकली, इन तीनों बैंड से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकली हमारी 1000, और उसके पीछे जो लास्ट वाला है वो मान लो क्या है? सिल्वर कलर का है। ठीक है, तो सिल्वर कलर का है, तो उसमें कितना 10% प्लस माइनस होगा टॉलरेंस, तो +- 10% कर लेते, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 100, तो ये +- 100 हो सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 900 से लेके 11 के बीच में टॉलरेट कर सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था? सिल्वर कलर का, सिल्वर कलर का क्या हो गया? +- 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तो जो हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन है उसके लिए हम कौन से रेजिस्टेंस का यूज करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होता है वेरिएस्टर। जो वेरिएस्टर होता है वो क्या होता है? वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है उसका यूज हम वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? मान लो एक हमारा क्या है, एक सर्किट है, जिसको हमको यहाँ से वोल्टेज दिया हुआ हमने, ठीक है, और इस वोल्टेज से प्रोटेक्शन करना, तो यहाँ पे बीच में हम क्या लगा देते हैं? वेरिएस्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिएस्टर, जो वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है। तो जो वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये वोल्टेज के साथ वेरी होता है, मतलब जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ता है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये सर्किट को इफेक्ट न करके यहाँ से हमारा पाथ बन जाता है, इससे हमें ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन मिलता है। तो जो वेरिएस्टर होता है उसको इस टाइप से वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओवर वोल्टेज या वोल्टेज सर्ज से प्रोटेक्ट करना हो हमारे सर्किट को, तो हम वेरिएस्टर का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम। तो जो एमकेएस सिस्टम होता है ना, इसको बोलते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, तो ये जो एमकेएस जो सिस्टम होता है वही सिस्टम हमारा एसआई भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो एमकेएस में होता है उसमें हम इसको लंबाई को बताएंगे मीटर से, और जो हमारा द्रव्यमान होगा उसको किलोग्राम से, और टाइम को सेकंड से शो करते हैं। तो इसमें हमको पूछा है बल की मतलब फोर्स की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो इसमें फोर्स की यूनिट क्या होगी? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब दिया है जूल, तो जूल काय की यूनिट होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक है, और जो न्यूटन होती है ना, ये हमारी फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, और केजी हमारी किसकी हो गई? मास की यूनिट होती है। और न्यूटन होती है, न्यूटन मीटर काय की होती है, तो जो न्यूटन मीटर होता है वो भी क्या होता है? जूल होता है। कैसे हम देख लेते हैं कि जो हमारा वर्क होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उधर एंगल भी आता है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्स की हो गई न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की हो गई हमारी मीटर। तो जो न्यूटन मीटर हो गई वो काय की हो गई? वर्क की यूनिट। और जूल भी हमारी काय की यूनिट होती है? वर्क की
यूनिट होती है, ठीक है, ये दोनों सेम ही होगा। तो जो हमारे यहाँ पे आंसर आ गया कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो यहाँ पर जो है ना, हमारे इसकी यूनिट आई वर्क की, तो हमारे वर्क की और साथ में एनर्जी की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। तो जो हमको वोल्टेज का और करंट का रेशियो बताना है क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे एक सर्किट है और ये हमारा कैसा है, अंदर क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, और यहाँ से हम वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी जो क्लोज्ड सर्किट में वोल्टेज होता है, ठीक है, जब हम उसको वोल्टेज देंगे तो क्लोज्ड सर्किट में क्या होंगी, करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो V, ये जो आई है लगाया गया वोल्टेज के प्रोपोर्शनली होती है, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे आर आई आता है। तो ये जो आर है ना, ये कांस्टेंट होता है जो कि हमारे सर्किट का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और यही ओम का नियम भी होता है। तो ठीक है, जब हम इसको यहाँ पे ग्राफ में बनाएंगे, ठीक है, ये वोल्टेज ले लिया हमने, ये करंट ले लिया आई, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा, ये रेजिस्टेंस का ग्राफ बनेगा वी बाय आई का, तो वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। जो V और अपन I का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होगा, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेंगी, तो इस टाइप से जो हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो रिमेन कांस्टेंट, जो इसका रेशियो आएगा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो जो ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। जो एसी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो एसी ईएमएफ इंड्यूस्ड को हम देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो ये साइनोसॉइडल वेव बनाते हैं, ठीक। तो ये हमारा टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। ये हो गया T/2, ये हो गया 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये निकल रही है हमारी वेव फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसमें जो हमारी क्या क्या होता है वेव फॉर्म में वो भी देख लेते हैं। ये होता है हमारा Vm, मतलब मैक्सिमम होता है, ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड पे, ठीक है। और ये हमारा होता है T टाइम, और ये होता है T/2 हाफ टाइम। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है F, वो होती है 1/T टाइम पीरियड, ठीक है। और जो हमारा टाइम पीरियड आता है उसको हम 1/F लिख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या हो गया, रिलेशन आया, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इजिकल टाइम पीरियड, नहीं ये गलत है। सेकंड है फ्रीक्वेंसी इजिकल टू 1/2 टाइम पीरियड, नहीं ये भी गलत है। फ्रीक्वेंसी इजिकल टू 1 टाइम पीरियड, तो ये एकदम करेक्ट है। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स, यदि इंडिया में होती है, ठीक है। और यूएसए की बात करें तो वहाँ पे होती है 60 हर्ट्स, ठीक है। और टाइम पीरियड की बात करें हमारे इंडिया में तो क्या होंगी, जब फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 50 हर्ट्स, तो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, 1/F, ठीक है। तो 1/50 इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो नीचे दिया गया है उसमें से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है, कौन से रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, रेजिस्टेंस के टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे होते हैं। तो जितने भी हमारे क्या होंगे, मेटल होंगे, मेटल बोले तो जितने भी हमारे धातु है या हमारे चालक है, तो चालक के लिए हमारा हमेशा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है उसका ये मतलब होता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर का या मेटल का रेजिस्टेंस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाया टी, तो उसका आर भी क्या हुआ, बढ़ा। तो मतलब क्या हो गया कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ाते होगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब भी हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कम होता है तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया नेगेटिव, ठीक है। और हम किसकी बात करते हैं, और इंसुलेटर की, ठीक है। ये कंडक्टर की बात होगी, सेमीकंडक्टर की बात होगी, अब इंसुलेटर की बात करते हैं। तो इंसुलेटर में भी क्या होता है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो ये भी क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हम देख लेते हैं सिल्वर, तो जो सिल्वर जो है हमारा वो हो गया हमारा कंडक्टर, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा,
पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। कॉपर ये भी हमारा कंडक्टर हो गया, तो इसके लिए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एल्यूमिनियम क्या हो गया, ये भी हमारा कंडक्टर हो गया, तो इसके लिए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जो सिलिकॉन है हमारा, ये क्या होगा, सेमी कंडक्टर, इसके लिए हमारा क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 वॉट इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट मतलब 200 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन। मतलब एक 50 वॉट का बल्ब है, वो 200 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, द करंट फ्लोइंग इन द बल्ब, बल्ब में करंट निकालनी है, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट निकालते हैं, तो सीधे पावर का फॉर्मूला होता हमारा V वी आई हो गया। ठीक है, तो पावर कितनी है, 50, वी कितना है, 200 इंटू आई। जब यहाँ से आई निकालेंगे तो आई क्या हो जाएगा, 50/200, ये कट गया। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5/20, 1/4। तो आई की वैल्यू हो जाएंगी 0.25 एम्पियर। एम्पियर यहाँ पे यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारा आई निकल गया, वी हमको ऑलरेडी पता है, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस होता है V/I। तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, वोल्टेज कितना दिया हुआ, 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आई कितना है, 0.25। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ठीक है, 25 को 200 से काटेंगे 8 बार इंटू 100, तो हमारा आर हो जाएगा 800 ओम हो जाएगा। ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी, 0.25 एम्पियर एंड 800 ओम। ठीक है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को कुछ इस टाइप से भी निकाल सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, V²/P। ठीक है, तो जो आर है वो निकल जाएगा, V² कितना हो गया, 200 इंटू 200/50। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, और इससे कट जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 800 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द गिवन फिगर वोल्टेज अक्रॉस C1। ठीक है, C1 के अक्रॉस हमको वोल्टेज कितना बताना है, ये हमारा C1 है। ठीक है, ये C1 के अक्रॉस वोल्टेज दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के भी हम इसमें जो वोल्टेज होगा उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले वोल्टेज डिवीजन रूल किसके लिए देखते हैं, रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज, जो जब दो रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक है, ये हो गया V, ये हो गया R1, ये हो गया R2। इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि जब हमको यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2 है, तो जब हमको V1 निकालना होगा, V1, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज इंटू इसके अक्रॉस निकालना, तो इसी का रेजिस्टेंस लेंगे, R1 अपॉन टोटल R1 प्लस R2 कर देंगे। ठीक है, जब V2 निकालना होगा सेकेंड वाला, तो उसी का रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, ऊपर साइड में, तो टोटल वोल्टेज इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस के केस में। इंडक्टर के केस में भी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जब कैपेसिटर का केस आता है, तो इसमें सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट भी अपोजिट निकलता है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, और वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल भी अपोजिट लगता है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर के केस में क्या लगेगा, कि जो हमको C1 के क्रॉस, मतलब यहाँ V1 निकालना है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका निकालना है तो इसका कैपेसिटर लेना पड़ेगा अपने को, 2 माइक्रो फेरेड है। ठीक है, अपॉन में इनटू में टोटल का मल्टीप्लाई भी करना है 300 का। ठीक है, 2+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 300। ठीक है, ये 100 टाइम कट जाएगा इससे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 वोल्ट। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, इसमें जो भी इक्वेशन है कौन सा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो हम ओम्स लॉ को देख लेते हैं सबसे पहले। जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V को यदि हम वेरी करेंगे तो उसके साथ में I भी प्रोपोर्शनली वेरी होंगी। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, विजिकल टू RI लिख सकते हैं। और इसको अलग फॉर्म में लिखना है तो R को इधर ला लेंगे, तो I इज इक्वल टू लिख देंगे अपन V/R। और जब V की वैल्यू निकालना हो, ठीक है, तो इसको लिख देंगे, V की वैल्यू तो हम निकाल चुके, कितना होगा, RI। ठीक है, I की V की निकल गई, अब हम काय की निकाल लेते हैं यहाँ से, R की वैल्यू। तो R की वैल्यू निकालना तो V/I हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, ओम के लॉ के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, R इज इक्वल टू V/I, तो ये भी कैसा है, R इज इक्वल टू V/I, ये वाला है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, और सेकंड देखते हैं, V इज इक्वल टू RI, V इज इक्वल टू RI, ये भी सेम है, तो ये भी ठीक है। I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, I इज इक्वल टू V/R,
मतलब ये भी इक्वेशन सही है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जो नॉट फॉलो मतलब गलत कौन सी है। तो आर इज इक्वल टू आई अपॉन वी नहीं होता है, ये वी बाई आई होता है। तो जो गलत है वो कौन सी है, डी वाली। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, डी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो वो क्या होगा कि हम मैकेनिकल एनर्जी को, एक मैकेनिकल एनर्जी को चेंज किए किसमें, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है। या तो फिर हम सेल से, सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है, उसको कैसे चेंज कर दिया हमने फिर से इलेक्ट्रिकल में। जैसे विंड टरबाइन की बात करें तो उसमें क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको क्या में चेंज कर देते हैं हम, इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देते हैं। तब हाइड्रो इलेक्ट्रिकल की बात करें तो हमारे वाटर में कैसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसको भी हम क्या में करते हैं, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो जो सारी एनर्जी है लगभग उसको हम क्या में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और फिर इसको हम ट्रांसपोर्ट करके हमको जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसमें वापस से फिर चेंज कर लेते हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वो एनर्जी का एक टाइप होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हीट प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक हीटर इज टर्म ऑफ। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल हीटर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस टर्म में होती है वो पूछा। ठीक है। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। तो जो हमारी पावर के बारे में हम बात करेंगे तो हमारी जो अपरेंट पावर होती है, ठीक है, वो इक्वल टू होती है, ठीक है, वो होती है एक्टिव पावर प्लस में रिएक्टिव पावर। ठीक है। तो जो हमारी ये होती है क्या होती है, वी इंटू आई होती है। ठीक है। और ये जो होती है वी आई कॉस फाई, और प्लस में वी आई साइन फाई, ये होती है रिएक्टिव पावर। ठीक है। इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट एम्पियर में, इसको हम मेजर करते हैं वॉट में, इसको हम मेजर करते हैं kVAr मतलब किलो वोल्ट रिएक्टिव में। ठीक है। किलो यहाँ पे इसलिए लगा देते हैं कि जब इसको हाई में मेजर करते हैं, वैसे इसको हम क्या में करते हैं, वोल्ट वीआर में, रिएक्टिव में। ठीक है। तो जो हमारी एक्टिव पावर होती है वो हमारे ट्रू पावर होती है, जो कि हमारी हीट के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए या एनर्जी का कोई भी फॉर्म जो हमें दिख रहा हो, जैसे फैन को घुमाने के लिए जो एक्चुअल एनर्जी का यूज होता है वो क्या होता है, एक्टिव पावर। और जो रिएक्टिव पावर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनाने के लिए जो यूज होती है पावर रिएक्टिव पावर होती है। ठीक है। तो जब हम हीटर की बात करेंगे तो हीटर में क्या होती है, हीट बनती है, उसमें एक नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है जो कि प्योरली रेजिस्टिव होता है, रेजिस्टिव में सिर्फ हीट का डिसिपेशन होता है। ठीक है। तो ये होता है प्योरली एक्टिव पावर के कारण, जो कि ट्रू पावर भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि एपरेंट पावर के कारण नहीं, तो टोटल होती है ट्रू पावर के कारण। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है ट्रू पावर। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ट्रू कोई एक्टिव पावर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ जनरेटर डेवलप्ड 200 वोल्ट। ठीक है। एक जनरेटर में 200 वोल्ट डेवलप्ड हो रहा है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम, उस जनरेटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। द पावर डिलीवर्ड टू द लोड, एक लोड रेजिस्टेंस है जो कितना है, 100 ओम का है। तो जो 100 ओम में लोड में पावर का डिलीवर्ड कितना होगा वो हमको निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल से पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ई है जनरेटर, ये हो गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा लोड। ठीक है। ये हो गया लोड, तो कितना जनरेट कर रहा है, 200 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। ठीक है। और लोड कितना है, 100 ओम। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो सीरीज में है तो 200 ओम। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे कितना, 200 ओम। वी कितना है हमारा, 200 वोल्ट। ठीक है। तो इस यहाँ से हमारा आई निकल जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय आर। ठीक है। तो 200 अपॉन 200 इज इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया। ठीक है। 1 एम्पियर आ गया, और यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, यहाँ होगा 100। ठीक है। 100 वोल्ट, यहाँ भी कितना होगा, 100 वोल्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा सेम है तो वोल्टेज भी सेम डिवीजन होगा। यहाँ पे जब पावर निकालना होगा तो पावर कितनी हो जाएगी, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है। तो ये जब आई की वैल्यू निकाली तो कितनी है, 1 एम्पियर है, और वी की वैल्यू निकाली तो कितनी है, 100 इंटू 1 एम्पियर, तो पावर कितनी होगी, 100 वाट। तो जो हमारा करेक्ट है आंसर वो क्या है, सी, 100 वाट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन नेगेटिव, ठीक है। तो जो आपने अभी पढ़ा कि जो मेटल कंडक्टर होते हैं उनके लिए क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उसके लिए नेगेटिव होता है, और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उनके लिए भी ये नेगेटिव होता है। तो हम टंगस्टन की बात करें तो इसके लिए हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्टील ये भी मेटल होगा, पॉजिटिव होगा। टीन के लिए भी हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो हमारा कार्बन होता है इसके लिए हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, रेजिस्टेंस का, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, कार्बन, ठीक है। ये और भी ऑप्शन लेते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इन सब के लिए क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू अ रजिस्टर द हीट प्रोड्यूस बाय, ठीक है। जब एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो हर चीज में होता है, तो कंडक्टर ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मान लो इसमें एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम वोल्टेज लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी, आई, ठीक है। तो वोल्टेज लगाने के कारण इसमें जो करंट फ्लो होंगी, तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन के साथ में एटम होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन जब वोल्टेज लगाएंगे तो एक डायरेक्शन में फ्लो होंगे, तो उसके कारण क्या होगा, इसमें आपस में कोलिजन होगा और उसके कारण में हीट बनेगी, ठीक है। तो ये जो कोलिजन के कारण जो यहाँ बैरियर बनता है उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। सभी जो हमारे कंडक्टर होगा उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कोलिजन का रेट भी अलग अलग होगा, उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। तो जो हीट होती है एक्चुअल में वो किसके कारण होती है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द मॉलिक्यूल ऑफ एटम, ठीक है। एटम का मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो ये इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी के कारण ये होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, उसको एक सर्कल के रूप में हमने बेंड कर दिया था। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ एनी डायमीटर, तो उसके डायमीटर के अक्रॉस पॉइंट, ये एक डायमीटर के एक अक्रॉस, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं पहले। ये हमारा एक रजिस्ट सर्कल है, ठीक है, एक वायर है, इसको सर्कल के फॉर्म में बेंड किया। इसका रेजिस्टेंस कितना था, 6 ओम था, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम था। तो इसके किसी भी डायमीटर के 2 पॉइंट पे, मान लो एक डायमीटर यहाँ से हम ऐसा खींचेंगे, तो एक पॉइंट और एक पॉइंट है ये, ठीक है। एक डायमीटर इक्वली डिवाइड करता है सर्कल को, तो यहाँ पे हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस था हमारा 6 ओम, जब इसको हम डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 3 ओम, और नेक्स्ट हो गया ये 3 ओम, ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 × 3/3 तो हो जाएगा 9/6। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5 ओम। और इससे पहले भी हमने देखा है कि यदि पैरेलल में रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और उसकी वैल्यू इक्वल हो, जैसे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा इसका हाफ हो जाता है। एक रेजिस्टेंस का मतलब 3 है, तो इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होगा, 1.5 ओम। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो हो गया 1.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग है ना एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। तो एक्टिव कंपोनेंट से हम क्या समझते हैं, एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारी एनर्जी को डिलीवर करते हैं, ठीक है। जैसे हम मान सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स, ठीक है, करेंट सोर्स, जैसे कि बैटरी ले ली हमने, हमारा जनरेटर हो गया, ये हमारे क्या हो गए, सारे एक्टिव सोर्स हो गए, क्योंकि ये एनर्जी को डिलीवर करते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड होता है पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट वो जो हमारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया हमारा, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, पैसिव एलिमेंट हो गए या पैसिव कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो इसमें साथ में जो एक्टिव कंपोनेंट है, इसमें साथ में क्या आते हैं, ट्रांजिस्टर को भी हम ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए एनर्जी को रखता है अपने पास और डिलीवर करता है। तो जो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो ये तीनों क्या हो गए, पैसिव हो गए। और जो ट्रांजिस्टर हो गया हमारा एक्टिव हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द बिलो सर्किट रिड्यूस टू सिग्नल रेजिस्टेंस सर्किट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी, मतलब इस सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस में चेंज करना है तो उसकी वैल्यू क्या होंगी, मतलब यहाँ से हमको आर
इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो ऐसा सर्किट जब भी आएगा तो हम देखेंगे कि कहीं ये ब्रिज तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ बना के देखेंगे। 2 मतलब ये 1/2 आ जाएंगे, 1/3 यहाँ ब्रिज नहीं बन रहा है, मतलब ये दो रेजिस्टेंस एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ये दोनों एक पॉइंट से जुड़े हैं, मतलब ये दो पैरेलल है आपस में, ये दो पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे हम कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो 2 पैरेलल 1 है ये, ठीक है। 2 इंटू 1/2 प्लस 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3। ये एक ऊपर वाला रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे 2/3। इसको ऐसे ही निकालते हैं, 4 पैरेलल 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/4 प्लस 3, तो क्या 12/7। और ये दोनों है, यहाँ पे आएगा 12/7। ये दोनों फिर इक्विवेलेंट आएंगे, दोनों क्या है सीरीज में, तो दोनों 8 हो जाएंगे। तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 12/7, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14 प्लस 36 अपॉन में 21, ठीक है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.38 ओम, ठीक है। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है ए, ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। ये आई की वैल्यू निकालना है, तो आई की वैल्यू क्या है, टोटल सर्किट करंट है। तो हमारा टोटल सर्किट का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, ठीक है। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे हम इसका इक्विवेलेंट, और वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, मतलब वोल्टेज में डिवाइड कर देंगे तो हमारा करंट आई निकल जाएगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो जो 12 और 6 का है कैसे पैरेलल है, तो 12 पैरेलल 6, तो ये निकालेंगे 12 इंटू 6/18, ये 3 अरे 4, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पे 4 ओम आ गया इसका यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया 4, और 4 के साथ 2 कैसा है सीरीज में, तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा 4 प्लस 2, ठीक है, 6 ओम आ गया। हमारा वोल्टेज क्या है 12 वोल्ट, तो आई क्या होगा 12/6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये हमारे पे आई की वैल्यू आ गई कितनी 2 एम्पियर, जो कि करेक्ट होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।